स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीएम समाधान। आज के मैथमेटिक्स क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 6 शुरू करेंगे, जिसका नाम है सॉल्विंग प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, मैं इस चैप्टर के बारे में बता दूं, ये चैप्टर आपका मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर में से एक है। बट इसमें प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये चीज़ है ना कि ये वर्ड प्रॉब्लम है, और वर्ड प्रॉब्लम में आपको अच्छे से वर्ड का मतलब समझ में आना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको समझ करके यहाँ पर इक्वेशन बनाना आना चाहिए। तो जब आप लैंग्वेज को समझोगे तभी आप इक्वेशन बना पाओगे, और जब आपका इक्वेशन बन जाएगा तो ऑलरेडी हम लोग चैप्टर 5 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं वो अच्छे से सीख चुके हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं इस चैप्टर के बारे में। तो इस चैप्टर में आपका मैं टाइप वाइज क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ, जिसमें आपके वर्ड प्रॉब्लम कई तरह के होंगे, ठीक ना। तो जैसे कि आपको मैं नंबर्स पर बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा, फ्रैक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपके प्रॉफिट लॉस यानी कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस पर बेस्ड आपके एजेस पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। आपके जो है और क्या बोले फ्रैक्शंस हो गया, है ना, परसेंटेज के क्वेश्चन हो गए, ठीक है। आपका जो है टाइम एंड वर्क पर बेस्ड क्वेश्चन हो गया, आपका ज्योमेट्रिकल फिगर पर बेस्ड क्वेश्चन हो गया, आपके स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस पर बेस्ड क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक ना। तो वेरियस टाइप्स के आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम में कुछ तो बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए, जैसे कि रेक्टेंगल का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, है ना, स्क्वायर का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसमें बना सकते हो, ठीक ना। तो मैं यहाँ पर पहले तो ये बोल दूं, मैं आपको यहाँ पर सब कुछ बताऊंगा, बट यहाँ पर मैं एक चीज़ ये भी बोलना चाहूँगा कि आप ऐसा मत सोचिए कि मैंने आपको बता दिया और आप इसमें महारत हासिल कर लीजिएगा। ये महारत उन बच्चों के लिए इसमें हासिल होगा जिसको बेसिक्स अच्छे से आता है, क्योंकि इसमें बेसिक्स की जरूरत पड़ेगा, है ना। अब मान लीजिए कि मैं टाइम एंड वर्क पढ़ा रहा हूँ और टाइम एंड वर्क के आपको बेसिक्स ही नहीं पता है, तो आप इसको नहीं बना पाइएगा, ठीक ना। तो ये जो चैप्टर है उन बच्चों के लिए ज़्यादा अच्छा है जिनका बेसिक्स थोड़ा अच्छा है, ठीक ना। ओके, अब जिनका बेसिक्स अच्छा नहीं है उनके लिए मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि जितना मैं सिखा रहा हूँ आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, और अगर इस पर बेस्ड आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप एग्जाम में बना सकते हैं, ठीक ना। क्योंकि एग्जाम का मतलब ये नहीं है कि आप सारे चैप्टर्स को अटेम्प्ट करो। ये सारे चैप्टर्स उन बच्चों के लिए है जो टॉपर्स बनना चाहते हैं, जो बहुत अच्छा मैथ्स अपना करना चाहते हैं, जिनका मैथ्स बहुत अच्छा है। लेकिन जिनका मैथ्स बहुत ज़्यादा कमजोर है, वो सब चैप्टर्स खत्म करने के चक्कर में जो अच्छे चैप्टर्स है जिन पे आप कमांड कर सकते हो वो भी आप नहीं कर पाइएगा। तो अभी आपका एग्जाम बहुत नज़दीक है, जैसा कि हमें पता चला है 21 आपका फरवरी एग्जाम का डेट फाइनल कर दिया गया है। तब आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो अब आपको यहाँ पर वही करना है कि आप कोशिश कीजिए मैथ्स में, अगर आपके 25 चैप्टर्स हैं तो आप देखिए उसमें से कितने चैप्टर्स आपको अच्छे से आता है। एटलीस्ट 10 चैप्टर ढंग से आता होगा, तो आप उस 10 चैप्टर को ढंग से कीजिए। ढंग से करने का मतलब कि आपका ऐसा होना चाहिए कि उस चैप्टर से कुछ भी क्वेश्चन पूछे तो आपसे बनना चाहिए, ठीक ना। ओके, तो चलिए, हम लोग बहुत देर तक बात कर लिए, अब हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चंस को समझते हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा चीज़ है वर्ड को समझना। तो एक एक करके हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका नंबर पर बेस्ड क्वेश्चन है। अब नंबर्स पर बेस्ड हजारों क्वेश्चन बन सकते हैं ना, आपके नेचुरल नंबर, आपके कंजिक्यूटिव हो गया, फ्रैक्शंस हो गया, और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स बन सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपका किस तरह से वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। और यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम किस पर बेस्ड है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर बेस्ड है। तो देखिए जरा ध्यान से समझते जाइए क्या लिखा हुआ है, समझिए। सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज 8। दो नेचुरल नंबर का जो सम है वो आपको 8 दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे बोला डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 2/15, और उन्हीं नंबर्स के रेसिप्रोकल का डिफरेंस दिया है 2/15। तो बताइए नंबर्स क्या होगा, ठीक ना। ये हमने क्वेश्चन का मतलब समझा। तो हमें नंबर्स पूछा है, तो देखिए अगर हम क्या करते हैं, लेट फर्स्ट नेचुरल नंबर इक्वल टू, मैंने x मान लिया, हमने फर्स्ट नेचुरल नंबर x मान लिया। तो अब आता है यहाँ तो दो नेचुरल नंबर होगा, तो जो सेकेंड नेचुरल नंबर होगा उसको हम क्या मानेंगे, सेकेंड नेचुरल नंबर को क्या मानेंगे। अब ये समझिए, यहाँ देखिए लिखा हुआ है सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज 8, यानी कि दो नेचुरल नंबर का सम कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। एक नेचुरल नंबर अगर मैंने x मान लिया है तो दूसरा नेचुरल नंबर क्या होगा, 8 माइनस एक्स होगा ना, ठीक ना। 8 माइनस एक्स होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि 8 माइनस एक्स आपने क्यों किया सर। आप सिंपल से देखिए ना, आप 2 + 3 जोड़ी कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। यानी कि जो सम आ रहा है वो गिवन नंबर से हमेशा ग्रेटर ही होगा। तो कॉमन सेंस ये बोलता है कि सेकेंड नेचुरल नंबर जब निकालेंगे तो जो सम है उसमें से फर्स्ट नेचुरल नंबर को माइनस कर देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, 8 माइनस एक्स हो जाएगा,
ये समझ में आ गया। तो चलिए अब हम आते हैं इसके कॉन्सेप्ट्स पर। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब पढ़ना है यहाँ पर। देखिए डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 2/15। तो जो डिफरेंस है इनके रेसिप्रोकल्स का वो 2/15 है। तो हम देखिए अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि सर किस में से किसको माइनस करेंगे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, देखिए यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल होगा 1/x, इसका रेसिप्रोकल होगा 1/8 माइनस एक्स। तो जरा आपको मैं एक कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। देखिए अगर मैं आपको 1/2 बोलूँ और 1/5 बोलूँ, आप बताइए इन दोनों में कौन छोटा होगा कौन बड़ा होगा। तो आप जरा दिमाग कॉमन सेंस लगाइए। देखिए ये आपका हो रहा है कितना 0.5 हो रहा है और ये कितना हो रहा है 0.2 हो रहा है। अब आप बता सकते हैं इजीली कौन बड़ा है आपका, जिसका डिनोमिनेटर में नंबर छोटा है ना, वो आपका क्या है, आपका बड़ा नंबर है, और जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है वो आपका नंबर छोटा है। तो अब कॉमन सेंस लगाइए कि अगर मैं 1/x और माइनस 1/8 माइनस एक्स लिख दूं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब दिक्कत क्यों नहीं होनी चाहिए, ध्यान से देखिए। मान लीजिए यहाँ पर x के जगह मेरा 2 होता है, सपोज दैट, तो 1/2 बोलते हैं, और यहाँ पर 5 होता है तो 1/5 बोलते हैं। तो आप बताइए 1/2 और 1/5 में कौन ग्रेटर है, 1/2 ग्रेटर है। तो आप याद रखिएगा जब ऊपर का न्यूमरेटर सेम हो डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो डिनोमिनेटर में जो जितना छोटा वो उतना बड़ा होता है। समझ रहे हैं ना अच्छे से, ठीक ना। और आपका जितना डिनोमिनेटर छोटा वो उतना छोटा, मतलब जितना आपका बड़ा उतना छोटा होता है। तो यहाँ पर देखिए इन 1/x और 1/8 माइनस एक्स में कौन आपका बड़ा होगा, तो 1/x ही बड़ा होगा। कॉमन सेंस इसमें लगाना है वरना आप नहीं बना पाइएगा, ठीक ना। तो इसमें आपको बेसिक चीजें पता होना चाहिए, इसमें मैं हर क्वेश्चन को डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए अब क्या करेंगे, अब ये कर लिया क्योंकि बोला था डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 2/15, ठीक ना। अच्छा यहीं पे बोलता है कि सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस बोलता ना, तो फ्रॉम के बाद जो दिया रहता उसमें से आगे वाले को माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पर, अब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो क्या लिखा, x इंटू 8 माइनस एक्स लिखा, x से x चला गया तो क्या बचा 8 माइनस एक्स बचा, माइनस 8 माइनस एक्स से 8 माइनस एक्स चला गया तो क्या बचा माइनस का x बचा, इज इक्वल टू कितना हो गया 2/15 हो गया, ठीक है। अब आप देखिए ये तो कटेगा नहीं ना, 8 माइनस एक्स मिलकर माइनस का 2x हो जाएगा, और ये देखिए ये हो जाएगा 8x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2/15। अब क्या कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 15 8 जा होता है 120 और 15 2 जा 30 होता है 30x हो गया, 2 इंटू 8x होता है 16x, और माइनस का माइनस हो गया 2 इंटू एक्स स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर, ठीक है। अब क्या कीजिएगा, अब आपको यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, ठीक ना। तो जरा ध्यान से देखिए, मैं इस 2x स्क्वायर को इधर ला रहा हूँ तो ये हो गया 2x स्क्वायर, ठीक है। अब ये प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में, तो माइनस 30x और माइनस 16x माइनस का 46x हो जाएगा, और ये प्लस का 120 आपका रहेगा ही रहेगा, ठीक ना। ये हो गया। अब आप सब जगह से 2 को कॉमन ले लीजिए, जैसे आप 2 को कॉमन लीजिएगा तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 23x और प्लस का 60 बराबर का 0। अब आप बोलोगे सर 2 दिख कहाँ रहा है, 2 तो आपने हटा दिया ना। देखिए 2 को मैंने जब कॉमन लिया तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 60 होगा। अब ये 2 जो मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड होगा तो 0/2 क्या होता है 0 होता है ना, इसलिए मैंने डायरेक्टली 0 लिख दिया। अब यहाँ पर अब सोचना है क्या यहाँ पे फॉर्मूला फैक्टराइजेशन से सॉल्व होगा या फॉर्मूला से सॉल्व होगा, ठीक ना। तो मैंने आपको हमेशा बेसिक बातें बताया है, आप डिस्क्रिमिनांट निकाल लीजिए, डिस्क्रिमिनांट निकालिए, फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ठीक ना। तो बी स्क्वायर आपका देखिए आपका कितना हो जाएगा 23 का स्क्वायर होता है कितना 529 होता है, माइनस 4 इंटू 1 तो है ही, और c कितना है आपका 60 है। तो जरा ध्यान से देखिए 529 माइनस 6 4 जा 24 होता है 240, तो देखिए 9 के 9 हो गया, 12 में से 4 जाएगा 8 हो जाएगा, और 4 में से 2 जाएगा 289 आ गया। 289 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिकॉज दिस इज द स्क्वायर ऑफ 17, 17 का स्क्वायर है, इसका मतलब यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होगा 100% होगा। तो मैं यहाँ पर आप लिख रहा हूँ देखिए एक्स स्क्वायर, अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करता आपको अच्छे से पता है, तो 23x को कुछ इस तरह से तोड़ना है कि 60 भी आ जाए 23 भी आ जाए, तो 20 और 3 देखिए 20x माइनस का 3x और प्लस का 60 इज इक्वल टू 0। अब आपने क्या किया यहाँ पे x कॉमन लिया तो बचा x माइनस का 20, और यहाँ पर 3 कॉमन लिया तो भी बचा x माइनस का 20 बराबर का 0। अब यहाँ से देखिए x माइनस का 20 और x माइनस का 3 इज इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया। तो यहाँ से आपका दो चीज आएगा,
एक आएगा x-20 बराबर का 0 और एक आएगा x-3 बराबर का 0। तो इस तरह से आपका x बराबर 20 आ गया और एक x बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक ना। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा सर दोनों तो पॉजिटिव है, दोनों नेचुरल नंबर ही है, लेकिन दोनों में से कोई एक ही लेंगे। अब क्यों एक लेंगे मैं भी ये भी समझाता हूँ। देखिए जरा ध्यान से, आपको बोला था ना सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज 8, दो नेचुरल नंबर का सम 8 होना चाहिए। तो यहाँ पर तो 20 आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कभी भी आपका 20 तो होगा नहीं, दोनों नेचुरल नंबर का सम। अब बोलोगे सर नेगेटिव होगा ना, इसमें नेचुरल नंबर नेगेटिव होता ही नहीं है। समझ में आ रहा है ना। इसका मतलब सम तो 20 कभी हो ही नहीं सकता है। तो इसका मतलब बचा क्या, 3 बचा। तो हम ये नहीं लेंगे, इसको आप काट दीजिएगा, ये आपका पॉसिबल है, ये लेंगे। तो इसका मतलब आपका जो फर्स्ट नेचुरल नंबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो लिखिएगा देयरफॉर करके फर्स्ट नेचुरल नंबर इक्वल टू 3। तो जो हमारा सेकेंड नेचुरल नंबर होगा वो कितना लिखेंगे, 8-3, यानी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यही हमारा फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से। तो आप क्या देख रहे हैं, इस वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले मैंने लैंग्वेज को समझा, समझने के बाद मैंने कुछ सपोज किया है और सपोज करने के बाद मैंने इक्वेशन बनाया है। इक्वेशन बनाते समय ध्यान रखना है कि आपको सही से इक्वेशन बनाना है, किस में से किसको घटाना है, किस में से किसको जोड़ना है ना, कौन डिवाइड होगा कौन मल्टीप्लाई होगा, आपको इसको ध्यान से रखना है। क्योंकि जब इक्वेशन सही बनेगा तभी आप आगे बढ़ सकते हो, वरना आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक ना। ओके, अच्छा, तो ये आपका पहला चीज हो गया। अब इक्वेशन सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, इक्वेशन सॉल्व करने के बाद यहाँ पर अब दो आंसर आता है, कभी कभार दोनों आंसर सही होता है, मैक्सिमम केस में आपका एक ही आंसर सही होगा। तो वो एक आंसर सही होगा उसको पहचान आना चाहिए कौन सा सही होगा, और कौन सा सही नहीं है वो क्यों सही नहीं है उसके बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए, तभी आप स्किप कर सकते हो। ठीक ना। और कुछ जो बेसिक इन्फॉर्मेशन वो आपको साइड में दिखाना है, जो भी कैलकुलेशन वगैरह है वो आप साइड में जरूर दिखाइए। समझ में आ गया। तो इस तरह से हम लोगों ने नंबर पर बेस्ड एक क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन, जो कि आपका किस पर बेस्ड होने वाला है। चलिए पहले इसको फटाफट नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग सेकेंड टाइप के क्वेश्चन पर आते हैं। और ये जो टाइप है ये आपके टाइम एंड वर्क पर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, टाइम एंड वर्क पाइप एंड सिस्टम पर बेस्ड क्वेश्चन होगा। टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम का छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि एक पर्सन है ए, वो किसी काम को 20 डेज में ख़त्म कर रहा है, और एक पर्सन है बी, वो उसी काम को यानी सेम काम है जो आपका 30 डेज में ख़त्म कर रहा है। तो दोनों मिलकर कितने दिन में काम खत्म करेगा ये हमको निकालना है। ठीक ना। अगर हम कॉमन सेंस लगाए तो भी हमारा काम चल जाएगा। आप खुद बताइए, ए अकेले काम कर रहा है तो 20 डेज ले रहा है, बी अकेले काम कर रहा है तो 30 डेज ले रहा है। ठीक ना। इसका मतलब दोनों जब साथ में मिलकर काम करेगा तो आपका जाहिर सी बात है आपका कम डेज ही लगने वाला है। समझ रहे हैं ना। ओके, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, ए का एक दिन का काम निकालते हैं और बी के एक दिन का काम निकालते हैं, फिर दोनों का एक दिन के काम को जोड़ देते हैं और फिर उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो पता चल जाता है कि दोनों मिलकर कितने दिन में काम को खत्म करेगा। तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है जो आपको छोटी क्लास में बताया जाए। तो मैं यहाँ पर आपको बस एक आइडिया दे सकता हूँ, अभी यहाँ पर आपको महारत में हासिल नहीं करा सकता, अभी हमारे पास उतना टाइम नहीं है। तो इसलिए मैंने पहले ही बोला है, अगर आपको चीज़ें इस चैप्टर में समझ में आ रहा है तो आप कीजिए, वरना मत कीजिए, क्योंकि ये चैप्टर उन बच्चों के लिए है जिनका अच्छे से कमांड हो चुका है, जिनका अच्छे से बेसिक चीजें क्लियर है, ये उन बच्चों के लिए चैप्टर है। ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। सेम कॉन्सेप्ट्स आपका पाइप एंड सिस्टम में लगेगा कि एक पाइप जो इतने घंटे में टंकी को भर रहा है, दूसरा पाइप इतने घंटे में भर रहा है। अगर दोनों टैप को हम चालू कर दें, दोनों पाइप को चालू कर दें, तो बताइए कितने दिन में टंकी आपका भर जाएगा, ये हमको निकालने के लिए पूछेगा। ठीक ना। तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन में से कि चलिए कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। अब क्वेश्चन के मतलब को समझते हैं। यहाँ पर मैंने पाइप इन सिस्टम लिया है, आपका टाइम एंड वर्क भी पूछा जा सकता है। ठीक ना। ओके, मतलब डेज और आपका टाइम, है ना। ओके, कि आपका डेज क्या लगेगा, है ना, और कितना परसेंट कितना देर काम करा वो भी आपसे पूछा जा सकता है। तो जरा देखिए, एक पाइप है जो किसी टंकी को 3 घंटे कम लेकर के भर रहा है दूसरे के कंपेरिजन में। मतलब जितना दूसरा वाला पाइप टाइम ले रहा है ना, उससे 3 घंटे कम टाइम ले रहा है। अब दोनों पाइप को एक साथ चालू किया गया तो 6 घंटे 40 मिनट में पूरा टंकी भर गया। तब आपसे यही पूछा है कि बताइए कि इच पाइप ने कितना टाइम लिया टंकी को भरने में। ठीक ना। तो देखिए कैसे बनाएंगे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अब यहाँ पर समझने का चीज देखिए, फर्स्ट पाइप जो है सेकेंड पाइप से 3 घंटे टाइम कम लिया है, तो इसका मतलब अब एक्स किसको मानोगे, अब सेकेंड पाइप को मानोगे। ठीक ना। ओके, तो चलो देखो, यहां पर मैंने मान लिया कि लेट
सेकेंड पाइप टेक x आवर्स। अब यूनिट आवर्स ही क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए हिंट दिया, आवर्स लिया हुआ है, ठीक है ना, तो आवर्स ही लिखिएगा, और यहाँ भी आवर्स दिया हुआ है, आवर्स ही लेना है। लेट सेकेंड पाइप टेक x आवर टू फिल सिस्टर्न, टू फिल सिस्टर्न, ठीक है। तो इसका मतलब जो फर्स्ट पाइप होगा वो कितना लेगा, फर्स्ट पाइप टेक कितना, 3 घंटे कम, तो जितना सेकेंड पाइप टाइम ले रहा है उससे 3 घंटे कम लेगा, तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, x-3 लिखेंगे, x-3 आवर्स लेगा, है ना। ओके, टू फिल सिस्टर्न, समझ आ गया। अब जरा ध्यान से देखिए, यहां से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना है कि अगर दोनों मिलके भरे तो कितना देर में भर देगा। तो इसके लिए देखिए छोटा सा बेसिक मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ए किसी काम को 20 डेज में कंप्लीट कर रहा है, ठीक है, और बी जो है उसी काम को 30 डेज में कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। तो अब दोनों मिलके कितना दिन में काम को खत्म कर देगा वो आपको निकालना है, सपोज दैट। तो आप कैसे निकालेगा, पहले ए का 1 डे का वर्क निकाल लीजिएगा, तो ये आपका 1/20 हो जाएगा। फिर बी का 1 डे का वर्क निकाल लीजिएगा, तो ये हो जाएगा 1/30। अगर दोनों मिलके कितने दिन में काम खत्म करा, तो दोनों का एक दिन का काम पहले आपको निकालना होता है। तो आप क्या कीजिएगा, 1/20 और प्लस 1/30, आप एलसीएम लीजिएगा तो 60 होगा, ये 3 टाइम्स आएगा और ये 2 टाइम्स आएगा, तो ये हो जाएगा 5/60। सॉल्व करने पे कितना होगा, 12। तो जो भी आया है ना उसको बस रेसिप्रोकल कर देना है कि a प्लस बी कितना टाइम लिया, आपका 12 लिया, तो 12 डेज में आपका जो है ए और बी दोनों मिलके भर देगा। समझ में आ रहा है ना। तो बस यही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर यूज करना है, ठीक है। ओके, चलिए, तो अब देखिए सेम कॉन्सेप्ट लगेगा पाइप में भी। तो हम क्या करेंगे, सेकंड पाइप का 1 घंटे का काम कितना वो लेंगे, और आपका फर्स्ट पाइप का 1 घंटे का काम कितना वो लेंगे। तो सेकंड पाइप का 1 घंटे का काम कितना 1/x आवर होगा, 1/x होगा, और सेकंड फर्स्ट पाइप का 1/x-3 होगा। अब यहाँ पे बोला ना है कि दोनों मिल करके 6 घंटे 40 मिनट टाइम ले रहा है। तो अब आप क्या कीजिएगा, 1/x प्लस 1/x-3 उन दोनों को जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा, जितना देर आपका टाइम ले रहा है, यानी दोनों का 1 घंटे के काम। तो अब यहाँ पर जरा ध्यान से देखिए, ये जो 6 घंटे है और 40 मिनट है, इसको आप चेंज कर दीजिए किस में, सबको घंटे में चेंज कर दीजिए, आवर्स में। तो 6 आवर तो हो ही चुका है, और 40 बाई क्या लिखेंगे, 60 लिखेंगे, तो ये 20 से जाएगा 2 टाइम्स और ये 20 से जाएगा 3 टाइम्स। इसका मतलब कितना हो गया, ये हो जाएगा 6 3 18, 18 टू 20, 20/3, 20/3 आवर्स आ चुका है, ठीक है। तो अब देखिए, अब ये तो 20/3 आवर्स ये आपका टोटल टाइम लग रहा है ना। हमको क्या करना होता है, जरा ध्यान से देखिए, जैसे a प्लस बी का एक दिन का काम निकालते हैं, तो आपका एक दिन का काम कितना निकला, 5/60 निकला, 1/12, है ना। अब जब इसको हम लोग रेसिप्रोकल करते हैं तब ना आपका जो है 12 डेज आता है, समझ रहे हैं ना। उसी तरह से यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, एक दिन 1 घंटे का काम पाइप ए का और पाइप बी का ले रहे हो, दोनों को जोड़ोगे तो यहाँ भी आपको दोनों का 1 घंटे का जो काम होगा वो निकालना पड़ेगा, तो इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा ना, समझ रहे हैं ना। तो वही वही करने वाले, देखिए तो क्या लिखेंगे, 1/x प्लस 1/x-3 इज इक्वल टू यहाँ पर आपका 20/3 नहीं होगा, ये आपका एक्चुअली होता है 1/20/3। देखो आपको समझाने के मैं करूँ, 1/20/3, और जब इसको उल्टा करोगे तो ये हो जाएगा आपका 3/20। आपको रट्टा नहीं माना कि 3/20 ही होगा हर बार, आपको समझ के करना है। 1/20/3 लिखा, समझ रहे हैं। अगर मान लो ये आपका 20 आवर्स ही होता तब तो आपका 1/20 ही रहता है ना, आपका 3/20 तो नहीं होता। तो आपको समझ के वहाँ 1/समथिंग आएगा, तो 1/समथिंग जो भी है ये फ्रैक्शन नीचे से पलट के 3/20 हो गया, ये फ्रैक्शन में तो इसलिए 3/20 हो गया ना। अगर फ्रैक्शन में सिर्फ 20 आवर्स होता तो 1/20 लिखते ना, समझ रहे हैं ना। ओके, ये आपका हो गया 3/20, क्लियर हो गया। अच्छा, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये जो 12 दिन आया है, दोनों ने कितने दिन में काम खत्म कर वो निकाला हमने, लेकिन दोनों का एक दिन का काम जब निकालेंगे तो रेसिप्रोकल ही ना आएगा, 1/समथिंग आएगा, उसको उल्टा करेंगे तब निकल जाएगा। सेम चीज यहाँ भी, हम एक एक दिन का 1-1 घंटे का काम निकल रहे हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो 1 घंटे में दोनों ने कितना काम किया वो डेटा आपको दिया हुआ 3/20।
समझ रहे हैं ना। तो बस अब इसको सॉल्व करना है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान से, एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा, x इंटू एक्स माइनस थ्री। अब एक चीज देखिए जरा ध्यान से, सम वाले में आप किसी को भी किसी में जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता, 2+3 करो या 3+2 करो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डिफरेंस वाले में फर्क पड़ता है ना। तो डिफरेंस वाले हमेशा ध्यान रखना बड़े में से छोटे को माइनस करना है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व कीजिए, एक्स एक्स चला जाएगा तो यहाँ बचेगा x माइनस का 3, और x माइनस 3 चला गया तो प्लस का x हो गया। समझ रहे हैं ना। देखिए एक्स एक्स चला गया, x माइनस 3 और प्लस का साइन, x माइनस 3 चला गया तो x बचा, इज इक्वल टू कितना हो गया, 3/20 हो गया। अब आप क्या कीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो x और x मिलकर हो जाएगा 2x और माइनस का 3, और ये हो जाएगा x इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस का 3x इज इक्वल टू 3/20। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2x इंटू 2 हो गया 40x और 23 जा 60, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर और ये हो जाएगा 90x, सर 9x, ठीक है। अब क्या कीजिएगा, इसको उधर ले जाइए तो ये आपका बन गया 3x स्क्वायर माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस 9x माइनस 40x माइनस का 49x और ये प्लस का 60 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। ओके, 3x स्क्वायर माइनस का 49x प्लस का 60 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अगर आपको चेक करना है कि यहाँ पर होगा कि नहीं होगा तो आपको ये थोड़ा सा यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट निकालना आना चाहिए। आप चाहो तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अच्छा, बी आपका 49 है तो 49 का स्क्वायर जो है कितना होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, फिर जीरो लगा दिया, 4 9 जा होता है 36, 36 का डबल किया तो 72 हो गया, ठीक है। तो उसके बाद आपका 1 और 8 2 आपका 10 हो गया और 7 और 6 13 1 14 और 2 2401 आ गया, 2401 आ गया माइनस का 4 इंटू ए 4 3 जा 12, 12 इंटू 60 कीजिए तो 12 इंटू 60 कितना होता है, 12 6 72 तो 720 आया, ठीक है। इसको माइनस करके देखिए, 1 के 1 आ रहा है, 10 में से 2 गया 8 आ रहा है, फिर उसके बाद ये आपका कितना हो जाएगा 3, 13 में से 7 जाएगा 6 हो जाएगा और ये फिर 1 1681 हो जाएगा, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक ना। आई थिंक 41 का ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है। तो इसका मतलब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होगा, ये आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा वो आसान नहीं आएंगे, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड आएंगे, तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन अच्छे सॉल्व करना आना चाहिए। पता चला कि इक्वेशन बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ही नहीं, लेकिन इतना तो मैं कंफर्म हूँ जो बच्चा इक्वेशन बना देगा ना वो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बना ही देगा ना, क्योंकि जाहिर सी बात है ये इक्वेशन वही बच्चा बना सकता है जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर है, और जाहिर सी बात है कॉन्सेप्ट क्लियर अगर है तो इसका मतलब ये भी है कि उस बच्चे को इक्वेशन भी सॉल्व करना आता है। कॉमन सेंस तो ये बोलता है, क्योंकि ये उन बच्चों के लिए जो बच्चा अच्छे से इसको समझ के इक्वेशन बना रहा है। अब जो इक्वेशन बना रहा है वो ये उसको सॉल्व करना आई थिंक जानता है, ठीक है। तो देखिए, तो हमने कर दिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3x स्क्वायर को मैंने 3x स्क्वायर लिखा और माइनस 49x की बात करें तो हमको इसको 60 के टर्म में लिखना है ना, तो 60 के टर्म में कैसे लिखेंगे, 60 इंटू 3 के टर्म में, यानी 63 जा होता है 180, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस का 45x और माइनस का 4x, ठीक है, और प्लस का 60 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक ना। अब कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होगा सर आपने कैसे कर दिया, तो देखिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मुझे करने अच्छे से आता है, आप भी कर सकते हैं, अब मैंने ऑलरेडी सिखा दिया अच्छे से, जिसको दिक्कत है जाकर के बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स में सीख सकते कैसे करते हैं, ठीक ना। यहाँ 60 और 3 को मैंने फैक्टराइज किया माइंड में, और मैं माइंड में फैक्टराइज करने का सोचा कि हमको कौन से दो पार्ट लेना चाहिए जिससे हमें 49x भी आ जाए और 60 इंटू 3 180 भी आ जाए, तो 45 और 4 है, ठीक ना। तो चलिए प्रैक्टिस से आता है बाबू, ये बिना प्रैक्टिस के आपका नहीं होगा। तो देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमने कॉमन लिया 3x को, तो यहाँ पर x बचा माइनस का 15 बचा, यहाँ पे आप 4 को कॉमन लीजिएगा तो यहाँ भी x माइनस का 15 बचेगा इज इक्वल टू 0। अब दोनों जगह से मैंने x माइनस 15 को कॉमन ले लिया और यहाँ पर मैंने लिखा 3x माइनस का 4 इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ से आप देख सकते एक x बराबर 15 होगा और एक x बराबर होगा 4/3। अब आपका देखिए ये वाला डेटा हम नहीं लेंगे, ये वाला लेंगे। साफ साफ बोला है कि आपका 3 घंटे कम काम किया तो 15 माइनस 3 कर देंगे 12 घंटे आ जाएगा। 4/3 नहीं लेंगे, क्योंकि देखिए 4/3 में से जब आप 3 को माइनस करोगे तो नेगेटिव आने लगेगा, समझ रहे हैं ना। तो इसका मतलब ये नहीं लेंगे, है ना। कितने देर काम किया, -12 घंटे ऐसा थोड़े बोलते हैं, 12 घंटे बोलते हैं, 15 घंटे बोलते हैं, ऐसा चीज है, ठीक है ना। तो आपका ये वाला हम लेंगे, तो इसका मतलब अब देयरफॉर के लिखेंगे कि आपका कितना कितना टाइम लिया, तो फर्स्ट पाइप कितना लिया,
जो आपका फर्स्ट पाइप है वो ले रहा है x माइनस थ्री, मतलब 15 माइनस थ्री लिखेंगे ना, 15 माइनस थ्री यानी कि 12 आवर्स। फर्स्ट पाइप टेक 12 आवर्स टू फिल सिस्टर्न। और जो सेकेंड पाइप है ना, उसके लिए लिखेंगे टेक 15 आवर्स टू फिल सिस्टर्न, टू फिल सिस्टर्न। और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से एक था। तो ये जो क्वेश्चन है आपका टाइम एंड वर्क पर बेस्ड है। इसमें मैंने आपको बताया क्वेश्चन को समझना है और आपको इक्वेशन बनाना है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे क्वेश्चन को समझने के बाद आपको किसको लेट मानना है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक ना। उसके बाद आपको समझ करके इक्वेशन बनाया और इक्वेशन को सॉल्व करना तो आना ही चाहिए। तो यहाँ पर कुछ बेसिक बातें था जो मैंने आपको कैसे सब कुछ बता दिया है। आपका टाइम एंड वर्क का बेस्ट जो बेसिक कॉन्सेप्ट वो मैंने आपको बताया। साथ ही साथ आपको मैंने यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट लेना भी सिखाया और यहाँ पे टाइम को चेंज करना भी सिखाया। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने ये जो क्वेश्चन बताया है ये पाइपिंग सिस्टम पर बेस्ड है। आपके टाइम एंड वर्क बेस्ड पर भी इस क्वेश्चन यही इसी तरह का होता है कि ए नाम का कोई पर्सन है जो इतना दिन टाइम ले रहा है काम को खत्म करने में, बी नाम का पर्सन इतना दिन ले रहा है, तो दोनों मिलकर काम कितने दिन खत्म करेगा आपको निकालने के लिए पूछेगा। तो आपको इसी तरह से बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में आएगा कि सर आपने सेकंड पाइप को एक सावर लिया है, क्या हम फर्स्ट पाइप को ले सकते हैं? तो जरा ध्यान से समझिएगा, बहुत ही कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन अगर किसी का है तो। देखिए यहाँ पर मैंने सेकंड पाइप को समझ के लिया है कि सेकंड पाइप ने मान लिया एक्स आवर लिया तो फर्स्ट पाइप ने एक्स माइनस थ्री लिया। अच्छा, मान लीजिए कोई बच्चा बोलेगा सर अगर हम पहले ही बोल दे कि जो फर्स्ट पाइप है वो एक्स आवर ले रहा है तो सेकंड पाइप कितना लेगा, आप ये बताइए। तो देखिए दिमाग लगाइए, अगर फर्स्ट पाइप जो है वो एक्स आवर ले रहा है तो सेकंड पाइप एक्स प्लस थ्री आवर लेगा। कॉमन सेंस लगाओ कि सेकंड पाइप से फर्स्ट पाइप 3 घंटे कम टाइम ले रहा है ना। इसका मतलब अगर फर्स्ट पाइप जो है एक्स आवर ले रहा है तो सेकंड पाइप कितना लेगा, एक्स प्लस थ्री आवर लेगा, क्योंकि फर्स्ट पाइप 3 घंटे कम टाइम ले रहा है यानी कि सेकंड पाइप 3 घंटे ज्यादा टाइम लेगा। तो इस केस में क्या बोलेंगे कि अगर हमारा फर्स्ट पाइप एक्स आवर्स लेगा तो सेकंड पाइप लेगा एक्स प्लस थ्री आवर्स लेगा और बाकी सारा कॉन्सेप्ट वही लगा दीजिएगा। तो आपका 1/x+1/x+3 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, ठीक है ना। ओके, बस यही करना है और यहाँ पर थोड़ा बहुत चेंजेस होगा और आपका बन जाएगा। क्लियर हो गया? तो थोड़ा सा इक्वेशन में डिफरेंसेस आएगा। क्लियर हो गया? ये था, ध्यान रखिएगा। समझे कि नहीं समझे? अगर फर्स्ट पाइप हमारा एक्स आवर लेगा तो सेकंड पाइप कितना लेगा, एक्स प्लस थ्री लेगा ना। ओके, फिर 1/x+1/x+3 इक्वल टू आपका 3/20। इसे सॉल्व करना है, फिर आपका कुछ और इक्वेशन बनेगा, सॉल्व करके आपका फिर यही आंसर आएगा। तो इस तरह से जब बनाओगे तो उस केस में आपका पहला आंसर आएगा 15, ये आपका 12 घंटे आएगा और फिर उसमें 12 में 3 जोड़ दीजिएगा तो 15 घंटे आ जाएगा। बस यही करना और कोई डिफरेंस नहीं है। समझ में आ गया? चलिए इसको नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। बट क्वेश्चन नंबर 3 पर आने से पहले मैं आपको छोटा सा एक किस्सा सुनाऊंगा। वो आपका एक बहुत ही फेमस लीडर हैं जो हमारे पुराने ज़माने में थे, जिनका नाम था लाल बहादुर शास्त्री। उनके बारे में कहा जाता है कि उनको पढ़ने का इतना शौक था कि एक बार वो पढ़ाई में इतना ज़्यादा लीन हो गए थे कि उनके बगल से एक पूरा बारात गुजर गया था और उनको पता भी नहीं चला कि आपका यहाँ से बारात गुजरा। तो एक वहाँ से कोई व्यक्ति गुजरा और उन्होंने उनसे पूछा, यहाँ से एक बारात गुजरा है, क्या आपने उसको देखा? तो उन्होंने बोला नहीं, मुझे नहीं पता कि यहाँ से कोई बारात भी गुजरा है। तो इसका मतलब क्या है? इस छोटे से किस्से से आपको क्या समझ में आया? इस ये समझ में आया कि उनका पूरा फोकस पढ़ाई पर था, ठीक ना। तो उसी तरह से मैं भी आपको ये समझाना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए कि मेरे वीडियो में अगर छोटा मोटा कुछ आवाज़ वगैरह बैकग्राउंड म्यूजिक अगर आ रहा है तो उसको आप जरूर इग्नोर कर दीजिए। इग्नोर इसलिए करना है क्योंकि यहाँ पर दो कारण है। एक सबसे बड़ा कारण है कि आपका मेन फोकस पढ़ाई पर होना चाहिए क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम नज़दीक है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि मेरा मैक्सिमम आवाज़ आपको अच्छे से जा रही है, तो अगर आपको अच्छे से मेरा आवाज़ जा रहा है तो छोटा मोटा अगर कोई आवाज़ आ रही है तो आप उसको इग्नोर कर दीजिए, वरना पढ़ाई नहीं कर पाइएगा, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाइएगा। अच्छा, दूसरा चीज़ ये है कि आपका एग्ज़ाम नज़दीक है तो आपको पढ़ाई पर पूरा फोकस करना है, ठीक ना। ओके, और मेरे पास अभी फ़िलहाल जो फैसिलिटी है मैं उसके अनुसार आपको फैसिलिटी दे पा रहा हूँ। जैसे जैसे फ्यूचर में मेरे पास फैसिलिटी अच्छा आएगा मैं आपको और अच्छा फैसिलिटी दूंगा, ठीक ना। तो अभी आपका मेन पर्पस होना चाहिए मेहनत करना और पढ़ाई पर फोकस करना, ठीक है ना। ओके, क्योंकि सफलता ऐसा नहीं है कि एक दिन मिल जाता है, सफलता के लिए हमको बहुत मेहनत करना पड़ता है।
ठीक ना। ओके, तो चलिए, अगर आप लोग समझदार हैं तो आप लोग इसको कंटिन्यू कीजिए, अगर आपको लग रहा है कि नहीं हमसे नहीं हो पाएगा तो आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, मेरे तरफ से कोई किसी को आपत्ति नहीं है कि आप देखिए ही देखिए, ठीक ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। इस क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर सबसे बड़ा चीज़ है कि समझना है कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है। तो ये मैं आपको बता दूं, ये टाइप नंबर 3 जो कि आपका ज्योमेट्रिकल फिगर पर बेस्ड है। अब आप देखिए, यहाँ तो मैं एक ही टाइप करवाने जा रहा हूँ। अब ज्योमेट्रिकल फिगर बहुत सारे होते हैं ना, आपके स्क्वायर्स होते हैं, रेक्टेंगल्स होते हैं, आपके ट्रेपीजियम होते हैं, सर्कल होते हैं, दुनिया भर का होता है। तो अब यहाँ पर मैं सारे टाइप तो नहीं करवा सकता, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन है, आप जब एक्सरसाइज बनाइएगा आपको कम से कम कितनों कम तो 50-60 क्वेश्चन मिलने वाला है, ठीक ना। हर अलग अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो मैं आपको टाइप वाइज क्वेश्चन करवा रहा हूँ, लेकिन हर टाइप में आपको वेराइटीज की कमी नहीं है, ठीक ना। तो यहाँ पर मेरा पर्पस है आपको एक टाइप बता देना कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। तो ज्योमेट्रिकल फिगर पर बेस्ड क्वेश्चन बनेगा। अब यहाँ पर जो ज्योमेट्रिकल फिगर आएगा उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो चलिए समझते हैं कि क्या इस क्वेश्चन में बोल रहा है। एक स्क्वायर लॉन है जो कि आपका 3 साइड से बाउंडेड है। हमेशा जब भी हम बोलते हैं तो 4 साइड बोलते हैं बाउंडेड है, लेकिन यहाँ पर 3 साइड से बाउंडेड है और एक पाथ से बाउंडेड है जो कि 4 मीटर चौड़ा है, ठीक है। आगे दिया कि जो पाथ का एरिया है ना, वो आपका लॉन के एरिया का 7/8 टाइम्स है। तो बताइए कि लॉन का डायमेंशन क्या होगा। डायमेंशन की जब बात बोला तो आपको ध्यान रखना है कि आपको लेंथ कितना, ब्रेथ कितना, हाइट कितना, यही सब पूछा जाता है। तो यहाँ पर तो स्क्वायर है तो ये तो 3D फिगर है ही नहीं, ये तो 2D फिगर है, यानी कि लेंथ तो ब्रेथ होगा। और स्क्वायर तो आपको पहले से पता है, स्क्वायर में आपके 4 साइड्स होते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है कि ज्योमेट्रिकल फिगर क्या क्या, तो मैंने बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स में सारे जो 2D फिगर हैं, सारे जो आपके 3D फिगर है, सबके बारे में एक बेसिक आइडिया दिया है। मैं आपको लिंक में डाल दूंगा, अगर आपको देखना हो, आपको अच्छा करना तो आप वो कर सकते हैं। तो जरा ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर सबसे बड़ा चीज ये है कि हमको पहले फिगर को समझना पड़ेगा, और फिगर को समझने के बाद ही हम आगे का स्टेप उठा सकते हैं। तो देखिए क्या करने वाले, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक स्क्वायर लॉन बना रहा हूँ। ये मैंने स्क्वायर लॉन बना लिया। अब स्क्वायर लॉन है, इसका मतलब स्क्वायर है तो ऑल साइड इक्वल। तो मैंने क्या किया, चारों साइड इक्वल कर दिया। अगर मैं इसको x मान लेता हूं तो ये भी x होगा, ये भी x होगा, और ये भी क्या होगा, आपका x होगा। अब आपका 3 साइड से बाउंडेड है तो आप 3 साइड कहीं से भी ले सकते हो ना। मैं 3 साइड ले रहा हूं, देखिए ध्यान से। ये एक साइड मैंने ये लिया, एक साइड मैंने ये लिया, और एक साइड मैंने ये लिया है। 3 साइड ले लिया। अब आपको दिख रहा होगा केवल 3 साइड से बाउंडेड है। और ये जो 3 साइड से बाउंडेड है ना, ये इसका जो पाथ है उसका डायमेंशन दिया है 4 मीटर। सब जगह 4-4 मीटर है, यहाँ भी आपका 4 मीटर ही है, और यहाँ भी आपका 4 मीटर ही है। अब यहाँ पर आप मत कर देना 4 मीटर, और क्योंकि 3 साइड बोला है क्वेश्चन में साफ साफ, ठीक है। अब आइए समझिए जरा। मान लीजिए हमें इस पाथ का एरिया निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। अगर पाथ के एरिया निकालना है तो आपको देखो बाहर से रेक्टेंगल दिख रहा होगा, रेक्टेंगल के एरिया में से इस लॉन के एरिया को माइनस कर दीजिए, तो आपका पाथ का एरिया मिल जाएगा। मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा ना। बस वही कॉन्सेप्ट लगाना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डायमेंशन ऑफ द लॉन बताना है, तो यहाँ पर एक बस लाइन लिख दीजिएगा, लेट साइड ऑफ, या लेंथ ऑफ, सबसे अच्छा रहेगा लेंथ लिखिए, साइड मत लिखिए। लेट लेंथ ऑफ स्क्वायर लॉन इज इक्वल टू एक्स। यूनिट क्या होगा चेक कर लीजिए, मीटर होगा, तो मैं यहीं पर एक्स मीटर लिख देता हूँ, ठीक है ना। हो गया। अब आ जाइए, अब हम लोग को जो जो बोला है बस वो करते जाइए। तो पहले आप क्या कीजिए, एरिया ऑफ स्क्वायर लॉन निकाल लीजिए। एरिया ऑफ स्क्वायर लॉन निकालिए। लॉन मतलब खेत हो रहा है, फील्ड मैदान हो रहा है, ठीक ना। तो इसका स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो गया। एक पॉइंट ये हो गया, ठीक है। सेकेंड पॉइंट पर आइए। अगर मुझे बोलता एरिया ऑफ पाथ ये निकालना है, ये एरिया ऑफ पाथ आपको गिवन है, किसके बराबर है, एरिया 7/8 ऑफ एरिया ऑफ लॉन, एरिया ऑफ लॉन। अब मैं देखिए पाथ को मैं आपको लेबलिंग कर देता हूं ताकि आपको चीजें समझ में आए ठीक से। देखिए आपको दिख रहा है केवल 3 साइड से ही लेबलिंग है, पाथ है, चौथा साइड से आपका पाथ नहीं है, ठीक ना। तो अब एरिया ऑफ पाथ कैसे निकालेंगे, आपको बाहर से देखिए रेक्टेंगल दिख रहा होगा, रेक्टेंगल के एरिया में से लॉन के एरिया को माइनस कर देंगे तो हमको पाथ का एरिया मिल जाएगा। तो अब आता है
क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर लॉन इज इक्वल टू 7/8 ऑफ एरिया ऑफ लॉन। ये हमने कर दिया। अब यहाँ पर एक चीज और देखिए, रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ से, तो लेंथ आपका कितना होगा जरा ध्यान से देखिए, ये जो नीचे में दिख रहा है नहीं लेंथ है और ये आपको ब्रेथ है, तो लेंथ जरा देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक तो x दिया हुआ है तो मैंने लिखा x। अब ये देखिए ये कितना है, 4 है, यहाँ से यहाँ तक, ये भी यहाँ से तक 4 है, तो 4 ये और 4 ये मिलकर कितना होगा 8 होगा, तो लेंथ हो गया x+8, यानी यहाँ से यहाँ तक इसका लेंथ कितना हो गया x+8 हो गया। अब हम ब्रेथ की बात करते हैं, तो जरा ध्यान से देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो गया x हो गया, और प्लस केवल इतनी दूर की बात करेंगे ना, इधर का थोड़ी दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ तो इसका मतलब 4, x+4 लिखेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक आपका ब्रेथ हो गया, यानी कि वाइड हो गया, ठीक ना, इतना चौड़ा हो गया। तो आपका रेक्टेंगल के लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ हम लिख देंगे, ठीक ना, तो चलिए कीजिए लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ कितना आया x+8 आया और ब्रेथ कितना आया x+4 आया। अब इसमें से हम क्या करेंगे, एरिया पर स्क्वायर लॉन जो कि आपका साइड था ना x, तो x² लिख देंगे इज इक्वल टू 7/8 लिखेंगे, 7/8 और ऑफ x² ही लिखेंगे ना, क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर लॉन बोला तो x² लिखेंगे। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, देखिए x इंटू एक्स हो गया x², ये 8x और ये 4x मिलकर हो गया 12x, और 8 4 32 होता है, माइनस x² बराबर 7x²/8 हो गया। एक x² से एक x² चला गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 इंटू 8 हो जाएगा 96x, और प्लस 32 इंटू 8 कीजिए तो 8 2 16 होता है, 8 3 24 125 256 बराबर कितना हो जाएगा 7x²। अब आप क्या कीजिएगा, ये जो 7x² है इसको वहीं पे रहने दीजिए, और ये जो प्लस 96 उसको उधर ले जाइए तो माइनस 96, और ये आपका हो जाएगा माइनस का 256 बराबर का 0। एक बार फिर से समझ लेते हैं मैंने क्या किया, 12 इंटू 8 होता है 96, और 32 इंटू 8 देखिए 8 2 16 और 24 125 हो गया, और ये 7x², इस दोनों को उधर ले जाइए, ये कर दिया। अब यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है, तो देखिए यहाँ पर आपको 256 को तोड़ना है कुछ इस तरह से, 2 से कीजिएगा तो आपको कितना कितना आएगा, आपका आएगा 128, ठीक ना, और फिर 2 से कीजिएगा 64, इस तरह से आपको आते रहेगा। अच्छा, और ये आपका 7 है ही, तो अगर मैं सोचूं इसको मैं 112 इंटू 16 करूं, तो ध्यान से देखिए 112 इंटू 16 कैसे हुआ ये भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए 64 को तोड़िएगा, 2 से कीजिएगा तो 32 होगा, फिर से 2 से कीजिएगा तो 16 होगा, 16 आ गया ना। अब नीचे का जो बचा हुआ है यहाँ तक तो 16 आ गया। अब फिर इसके बाद देखिए मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से ताकि समझ में आ जाए, देखिए जरा ध्यान से, यहाँ तक आपका 16 आया, ठीक है, इसको 100 के 16 आ गया ना। अब इसके बाद आपका 16 बचा, मतलब 256 को हम लिखेंगे, 256 को क्या लिख सकते हैं 16 इंटू 16 तो लिख ही सकते हैं ना बाबू, और एक 7 आपको बचा हुआ है, ठीक है। तो जरा देखिए 256 इंटू 7 था, 256 इंटू 7, तो 256 को लिखा 16 इंटू 16 और ये 7 है, तो अगर मैं इन दोनों को मिला दूं तो 16 7 जा होता 112 और ये 16 है। अब इन दोनों को सॉल्व कीजिए, 112 में से 16 जाएगा तो 96 बचेगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 256 इंटू 7 का मल्टीप्लाई आ जाएगा। समझ रहे हैं ना, तो यहाँ पर आपको दिमाग लगाना है, ऐसा नहीं कोई रामबाण एकदम हर बार 112 और 16 ही होगा, यहाँ पर आपको दिमाग लगा के निकालना होता है कि आपको नंबर क्या दे उसके अनुसार करना होता है, तो प्रैक्टिस का चीज है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा 7x² माइनस 112x और प्लस का लिखेंगे 16x। रीजन देखिए 112 में से 16 को माइनस कर रहे हैं, ये माइनस रखेंगे तभी माइनस 96 आएगा, माइनस का 256 इज इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया। अब आप यहाँ पर 7x को कॉमन ले लीजिए तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस का 16 बचेगा, और यहाँ से 16 कॉमन लीजिए तो यहाँ भी x माइनस का 16 बचेगा, बराबर कितना हो गया 0 हो गया। अब दोनों जगह से x माइनस का 16 हो गया कॉमन, और यहाँ बचा 7x प्लस का 16 बराबर का 0। तो आप देख सकते हैं x का दो वैल्यू, एक 16 होगा और एक आपका x का वैल्यू कितना होगा -16/7। नेगेटिव वाला तो होगा नहीं, पॉजिटिव वाला आपका होगा। तो आपसे पूछा क्या था, डायमेंशन ऑफ द लॉन पूछा था। देखिए लेंथ ऑफ स्क्वायर लॉन आ गया 16 मीटर, तो डायमेंशन कितना लिखेंगे, देयरफॉर ऐसे लिखिएगा डायमेंशन ऑफ
डायमेंशन ऑफ स्क्वायर लॉन की बात करें तो क्या लिखेंगे 16 मीटर बाई 16 मीटर, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। समझ गए ना। तो आप इस क्वेश्चन में भी देख सकते हैं, मैंने क्वेश्चन को ठीक से समझा, समझने के बाद यहाँ पर ज्योमेट्रिकल फिगर बनाया और यहाँ पे लेट माना जो जरूरत था, और कॉन्सेप्ट तो लगेगा ही लगेगा, बिना कॉन्सेप्ट का तो बनेगा नहीं, तो कॉन्सेप्ट यूज किया, ठीक ना। क्योंकि एरिया ऑफ पाथ निकालना था तो हमें क्या कैसे निकालेंगे, रेक्टेंगल के एरिया में से स्क्वायर के एरिया को माइनस कर देंगे, तो हमने कॉन्सेप्ट यूज किया। अब उसके बाद हमने क्या किया, हमने इक्वेशन बनाया, सॉल्व किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, और सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर अच्छे से आ गया। ओके स्टूडेंट्स, चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये आपका स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो जरा देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। कार ए ट्रेवल्स x किलोमीटर फॉर एवरी लीटर ऑफ पेट्रोल वाइल कार बी ट्रेवल्स x प्लस 5 किलोमीटर फॉर एवरी लीटर ऑफ पेट्रोल। यानी कि ये बोल रहा है कि दो कार, एक कार ए है और एक कार बी है। जो कार ए है ना वो 1 लीटर पेट्रोल में x किलोमीटर चलता है, और जो कार बी है वो 1 लीटर पेट्रोल में x प्लस 5 किलोमीटर चलता है। ये पहला इन्फॉर्मेशन दिया। आगे बोला राइट डाउन द नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ पेट्रोल यूज बाई कार ए एंड कार बी इन कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 400 किलोमीटर। यानी कि अगर 400 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है कार ए और कार बी को, तो कितना लीटर पेट्रोल कार ए यूज करेगा, कितना लीटर पेट्रोल कार बी यूज करेगा, ये पहला आपको निकालना है। तो पहले हम इसको निकाल लेते हैं, फिर सेकंड पार्ट पर आते हैं। तो जरा ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। सॉल्यूशन करने जा रहे हैं हम लोग फर्स्ट का, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको x मानने की जरूरत है भी नहीं, ऑलरेडी x दिया हुआ है। तो आप सिंपली क्या कीजिएगा, फर्स्ट पार्ट निकालने जा रहे हैं, नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ पेट्रोल, नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ पेट्रोल यूज्ड बाय कार ए, यूज्ड बाय कार ए कितना होगा 400 बाई एक्स। अब 400 बाई एक्स क्यों हुआ ये भी मैं समझा देता हूँ। हमें निकालना कितना लीटर पेट्रोल यूज करेगा। जरा ध्यान से देखिए 400 किलोमीटर जा रहा है ना, और आपको 1 लीटर में x किलोमीटर जा रहा है। इसका मतलब 400 किलोमीटर को x किलोमीटर से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा, क्योंकि 1 लीटर में कितना किलोमीटर जा रहा है उससे हमको डिवाइड करना पड़ेगा, तभी हम ना बता पाएंगे कि कितना लीटर पेट्रोल लगेगा 400 किलोमीटर जाने के लिए। इसलिए 400 बाई एक्स किया। सिमिलरली हमें निकालना है नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ पेट्रोल यूज्ड बाय कार बी, वही 400 किलोमीटर उसको भी जाना है, और ये 1 लीटर पेट्रोल में कितना किलोमीटर जाता है x प्लस 5, ये हमने कर दिया। तो ये हमारा पहला आंसर तो हमारा निकल गया। अब हम आते हैं सेकेंड पार्ट पर। तो सेकेंड पार्ट को जरा समझते हैं, फिर हम लोग आते हैं इस पर। देखिए क्या बोला है, इफ कार ए यूजेस 4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल मोर देन कार बी इन कवरिंग द 400 किलोमीटर। इसका मतलब क्या, अगर कार ए जो है वो कार बी से 4 लीटर पेट्रोल ज़्यादा यूज करता है, तो बताइए इक्वेशन लिखिए। इक्वेशन लिखने के बाद आप x को सॉल्व कीजिए और आप बताइए कि जो कार बी है उसने कितना लीटर पेट्रोल पूरे जर्नी में यूज किया। तो यहाँ पर हिंट दिया हुआ है कि कार ए जो है कार बी से 4 लीटर ज्यादा पेट्रोल यूज करता है। इसको समझते हैं जरा ध्यान से कैसे बनाएंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये आपको दिख रहा होगा ये पेट्रोल है, नंबर ऑफ लीटर्स है। तो आपको जो कार ए है वो 4 लीटर ज्यादा यूज कर रहा है किससे, कार बी से। तो जरा ध्यान से देखिए जो कार ए है वो कितना लिया था 400 बाई एक्स लीटर पेट्रोल लिया था, और प्लस का 4 करेंगे इज इक्वल टू कार बी से 4 लीटर ज्यादा यूज किया ना, तो कार बी कितना है, कार बी का है 400, है ना। अच्छा एक मिनट ये गड़बड़ हो गया थोड़ा। कार बी से 400 मतलब 4 लीटर ज्यादा यूज किया, तो जो कौन, फिर से समझिए, कार ए जो है 4 लीटर पेट्रोल ज्यादा यूज किया कार बी से, तो कार बी का जितना है उसमें 4 ज्यादा ऐड कर देंगे, तो 400 बाई एक्स प्लस 5 प्लस का 4। समझिए कैसे हुआ। देखिए कार ए कार बी से 4 लीटर ज्यादा पेट्रोल यूज किया, यानी जितना पेट्रोल कार बी यूज किया उसमें 4 लीटर पेट्रोल ज्यादा यूज किया कौन, कार ए। यानी कि आपका बी वाला का जितना नंबर ऑफ लीटर्स पेट्रोल है उसमें 4 जोड़ देंगे तो उतना लीटर पेट्रोल कौन यूज किया, कार यूज किया। समझिए फिर से देखिए क्या लिखा हुआ, कार ए यूजेस 4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल मोर देन कार बी, है ना। तो कार ए कार बी से 4 लीटर ज्यादा पेट्रोल यूज किया तो +4 करेंगे किसमें, कार बी वाले में। अगर कम बोलता तो -4 करते हैं। समझ रहे हैं ना, ठीक है ना। तो चलिए अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और एक तरीका और है, देखिए वो भी मैं समझा देता हूँ। 400 बाई एक्स माइनस 400 बाई एक्स प्लस 5
इज इक्वल टू 4। आप ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं अपना कॉमन सेंस लगा करके, ठीक ना, लेकिन ये ज़्यादा सबसे सिंपल तरीका है और आसानी से आपने लैंग्वेज को भर के आपने कर लिया। अब इसको कैसे डायरेक्टली से वो भी समझिए। देखिए खुद बताइए, ये 400 बाई एक्स है और ये 400 बाई एक्स प्लस 5 है, इसका मतलब किस में पेट्रोल ज़्यादा होगा। देखिए यहाँ पर डिस्टेंस कम कवर हुआ और यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा कवर हुआ। आपने भी जस्ट सीखा डिनोमिनेटर में जो जितना छोटा उतना बड़ा होता है और जो जितना बड़ा उतना छोटा होता है। तो यहाँ पर ये जो नंबर आएगा वो बड़ा ना आएगा और ये छोटा आएगा, इसीलिए हम क्या कर देंगे 400 बाई एक्स माइनस 400 बाई एक्स प्लस 5 इक्वल टू 4 कर देंगे। ये भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं, आपकी बुक में डायरेक्ट ही दिया है, तो मैंने आपको तरीका बता दिया कैसे करना है। दोनों तरीका बता दिया, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप और आप इक्वेशन को समझ के भी लिख सकते हैं। समझ में आया? जैसा आपको उचित लगे आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा ध्यान से देखिए, मैं कैलकुलेशन करने जा रहा हूँ। कैलकुलेशन स्मार्टली होना चाहिए। दोनों जगह से 400 को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा 1 बाई एक्स प्लस आपका 1 बाई एक्स प्लस का 5 इज इक्वल टू 4 हो गया। अब ये 4 से 400 डायरेक्ट काट दीजिए 100 बार में, तो आप यहाँ पे क्या लिखिएगा, इसका मैं एलसीएम ले रहा हूँ तो क्या होगा x इंटू एक्स प्लस 5, एक्स एक्स चला गया तो क्या हो गया x प्लस 5। अच्छा ये माइनस था ना, माइनस, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, माइनस का x हो गया, ठीक है। अच्छा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 बाई 100 हो जाएगा। ये जो 100 था वो नीचे आकर डिवाइड हो गया, एक्स से एक्स चला गया, तो आप क्या देख सकते हैं यहाँ पर आपका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस का 5x। अब ये 100 इंटू 500 होगा, जो कि प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, सो माइनस का 500 बराबर कितना हो गया 0 हो गया। अब यहाँ पर आपको कुछ ऐसे तोड़ना है कि आपका 500 भी आ जाए और 5 भी आ जाए, तो 25 और 20, 25 इंटू 2 करते 50 होता है, एक जीरो लगाएंगे तो 500 होगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस का मैं करता हूँ 25x माइनस का 20x माइनस का 500 बराबर का 0। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हो जाएगा x कॉमन लेने पर x प्लस का 25 और यहाँ पे 20 कॉमन लेने पर फिर से x प्लस का 25 इज इक्वल टू 0। तो आप यहाँ पे देखिए x प्लस का 25 और x माइनस का 20 बराबर का 0 हो गया। तो आप देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक होगा x प्लस का 25 बराबर 0 और एक होगा x माइनस का 20 बराबर 0, ठीक है। तो ये तो नेगेटिव आ जाएगा, नंबर ऑफ पेट्रोल्स कभी भी नेगेटिव तो होगा नहीं, इसको लेंगे ही नहीं, तो x बराबर का 20 लेंगे, 20 लेंगे ना। ये आपका आ गया, x निकला क्या, x निकला आपका x किलोमीटर निकला, जो कि 1 लीटर पेट्रोल में चलता है, ठीक ना। अब आपको निकालना क्या, ये पढ़िए, डिटरमाइन द नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ पेट्रोल यूज बाई कार बी। कार बी कितना यूज कर रहा है, देयरफॉर नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ पेट्रोल, लीटर्स ऑफ पेट्रोल यूज्ड बाय कार बी कितना होगा 400, कार बी कितना था एक्स प्लस 5 यानी 20 प्लस 5 25 होगा, 400 बाई 25 करेंगे, सॉल्व कीजिएगा, आपका कितना आ जाएगा 16 लीटर्स आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। 16 लीटर्स आ गया। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना। अगर मान लीजिए यही पूछता है नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ पेट्रोल यूज बाई कार ए, तो क्या करते हैं 400 बाई एक्स कर देते, 400 बाई 20 कर देते, तो 400 बाई 20 कर देते तो 20 लीटर आ जाता। समझ रहे हैं ना, तो बस यही करना था, एक बार फिर से समझ लीजिए। सबसे पहले मैंने पूरे क्वेश्चन को समझा और समझने के बाद हमने यहाँ पर देखा कि आपको क्या पूछा जा रहा है। तो नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ पेट्रोल यूज बाई कार ए पूछा तो मैंने निकाल दिया। कैसे निकाला 400 बाई एक्स, ये भी मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। आपका 400 किलोमीटर में कितना लीटर पेट्रोल लगे वो निकालना था, 1 लीटर में x किलोमीटर जा रहा है, तो 400 किलोमीटर में कितना लीटर लगने वाला है 400 बाई एक्स कर देंगे। सिमिलरली कार भी कितना लेगा 400 बाई एक्स प्लस 5 लेगा, ठीक ना। ओके, उसके बाद हम सेकंड पार्ट बोला कि कार ए जो है 4 लीटर ज़्यादा पेट्रोल यूज़ करता है कार बी से, तो हमने इक्वेशन बनाया, इसको सॉल्व किया, क्वाड्रेटिक आया, क्वाड्रेटिक को सॉल्व किया और हमने x का 2 वैल्यू आया। x का नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे क्योंकि नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ पेट्रोल कभी भी नेगेटिव तो होगा नहीं, तो x बराबर 20 इसका आंसर आएगा। आपसे ये नहीं पूछा कि 20, आपसे पूछा कि कितने लीटर पेट्रोल कार भी यूज कर रहा है, तो सॉल्व करने पर 16 लीटर्स आया। अगर कार का पूछता तो 400 बाई कितना कर देते, हम 20 कर देते, है ना, तो आंसर कितना आता 20 लीटर्स आता। समझ में आ गया, बस यही करना था, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो इस तरह से हम लोगों ने 4 टाइप का क्वेश्चन देख लिया, हमने नंबर बेस्ड क्वेश्चन देख लिया, हम लोगों ने और किस टाइप का क्वेश्चन देखा, आपका टाइम एंड वर्क पर बेस्ड क्वेश्चन देखा, हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल फिगर पर बेस्ड क्वेश्चन देखा और हम लोगों ने स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस पर बेस्ड भी क्वेश्चन देखा। इसको नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग आते हैं आपका नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर जिसका नाम है
प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, उस पर बेस्ट क्वेश्चन भी आपका आ सकता है। तो ज़्यादा मैं डिटेल में आपको ये नहीं बताने जा रहा हूँ, बट इतना एक आइडिया दे देता हूँ ताकि आपके इस तरह क्वेश्चन आपसे बन जाए, है ना। देखिए, सबसे पहले हम कुछ बेसिक बातें देख लेते हैं, जैसे कि आपको पता होना चाहिए प्रॉफिट जो होता है ना, वो आपको होता है एस पी माइनस का सी पी, ठीक है। लॉस जो होता है वो होता है आपका सी पी माइनस का एस पी, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट जो होता है वो आपका होता है प्रॉफिट बाई सी पी इंटू 100, ठीक है। लॉस परसेंट जो होता है वो आपका होता है लॉस बाई सी पी इंटू 100, ठीक है। उसके बाद जो आपका डिस्काउंट होता है वो डिस्काउंट को हमेशा मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस करते हैं, ठीक है। ओके, ये हो गया। इसके अलावा आपके कुछ और फॉर्मूले हैं जो आपको काम आ सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको एसपी निकालना है और गेन परसेंट दिया हुआ है, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट को गेन परसेंट भी बोलते हैं, तो 100 प्लस का प्रॉफिट परसेंट बाई 100 इंटू सी पी करते हैं। अगर मान लीजिए हमको यही लॉस परसेंट दिया हुआ है तो लिखेंगे 100 माइनस का लॉस परसेंट बाई 100 इंटू सी पी करेंगे, ठीक ना। और सी पी के इसमें सी पी दिया है और प्रॉफिट परसेंट दिया है, एस पी सी पी निकालना है और एस पी दिया है और हमको सी पी निकालना है, सॉरी सी पी निकालना है, एस पी दिया है और प्रॉफिट परसेंट दिया, तो कैसे निकालेंगे। जैसे यहाँ पर सी पी दिया था, प्रॉफिट परसेंट दिया था, एस पी निकालना हमने, सीपी दिया था, लॉस परसेंट दिया था, एसपी निकाला। उसी तरह से हमको सीपी निकालना है, एसपी दिया रहेगा, प्रॉफिट परसेंट दिया रहे, लॉस परसेंट दिया रहे, तो क्या फॉर्मूला होता है वो देख लीजिए। तो जस्ट इसका उल्टा, ऊपर वाला का उल्टा, 100/100 प्लस का प्रॉफिट परसेंट इंटू एसपी। और एक और देख लीजिए, 100/100 माइनस का लॉस परसेंट इंटू एसपी। ये कुछ आपके बेसिक फॉर्मूला है जो आपको शायद हेल्प कर सकता है। बाकी मैं आपको बोलूँ, आपका बेसिक से ही काम चल जाएगा, ठीक ना। ओके, चलिए देखिए बनाते इस क्वेश्चन को। आप चाहो तो उसको नोट कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, जैसे करना कर लीजिए, मेहनत तो करना ही पड़ेगा बाबू। एक आदमी है, अच्छा ये थोड़ा सा और बता देता हूँ। कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है जिस प्राइस पर हम आर्टिकल को खरीदते हैं वो होता है कॉस्ट प्राइस, और जिस प्राइस पर आर्टिकल को बेचते होता है आपका सेलिंग प्राइस। जब आपका सेलिंग प्राइस ग्रेटर होता है कॉस्ट प्राइस से तो प्रॉफिट होता है, और जब आपका कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ग्रेटर होता है तो लॉस होता है। समझ में आ गया। प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट हमेशा सीपी पे निकालते हैं, डिस्काउंट हमेशा मार्क्ड प्राइस पे निकाला जाता है। समझ में आ गया। ओके, चलिए देखिए, तो अब हम लोग आते हैं, एक आर्टिकल को खरीदा गया एक्स रुपीज में, यानी कि आपको कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल तो डायरेक्ट दे दिया, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ये आपको डायरेक्ट दे दिया है जो कि एक्स रुपीज है। अब आगे बोला कि इसको बेचा गया 16 रुपीज में, इसका मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल ये भी आपको डायरेक्ट दिया हुआ है, 16 रुपीज दिया हुआ है। अब आपको बोला कि लॉस परसेंट है एक्स परसेंट, लॉस परसेंट कितना है, एक्स परसेंट है, एक्स परसेंट है। तो आपको बताइए आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, ये आपको निकालना है। तो आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस ऑलरेडी मान चुके हैं ना। तो देखिए आपको यहाँ पे मैं दोनों तरीका से बताता हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। पहले जब आपके पास कॉस्ट प्राइस और लॉस परसेंट दिया हो तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, ठीक ना। जरा ध्यान से देखिए, लॉस परसेंट कॉस्ट प्राइस, देखिए लॉस परसेंट एक यहाँ पर है और एक लॉस में यहाँ, इन दोनों में से कोई भी आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। देखिए, तो मैं लिखने जा रहा हूँ एस पी इज इक्वल टू 100 माइनस का लॉस परसेंट बाई 100, है ना, इनटू क्या लिखेंगे, सीपी लिखेंगे, ठीक है। या आप ये भी यूज कर सकते हो, सीपी इज इक्वल टू 100/100 माइनस का लॉस परसेंट इंटू एसपी। आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। एक बार हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर एसपी दिया हुआ है 16 रुपए, 100 माइनस का लॉस परसेंट यानी एक्स लिखेंगे, बाई 100 हो गया, इनटू क्या करेंगे सीपी, सीपी हमको एक्स दिया हुआ है। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 1600, ठीक है। ये हो जाएगा 100x और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। यानी आपका इक्वेशन क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस इधर है तो प्लस, माइनस का 100x और प्लस का 1600 बराबर का 0। ये इक्वेशन आपका बना, बना कि नहीं बना, बिल्कुल बना, ठीक ना। अच्छा चलिए अब हम लोग आते हैं दूसरा वाले पर। देखिए यहाँ पे हमको कॉस्ट प्राइस आपको एक्स दिया हुआ है, 100/100 माइनस का लॉस, लॉस आपका एक्स ही तो है, और इंटू कितना 16 करेंगे। तो आप फिर से देखिए यहाँ पर वही चीज हो रहा है, 100x माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर 1600 हो गया। यानी कि आप देख सकते हैं ये एक्स उधर जाएगा
एक्स स्क्वायर प्लस ये गया माइनस में 100x और प्लस का 1600, दोनों केस में आपका इक्वेशन क्या बना, सेम ही बनाना। ठीक है, मान लीजिए फॉर्मूला भूल गए तो भी आप बना सकते हो, कैसे वो भी मैं सिखा देता हूँ, देखिए। लेकिन आपको कोई एक ही यूज करना, सब यूज नहीं करना, आपको समझाने के लिए मैं बस कर रहा हूँ, ठीक ना। तो देखिए मान लीजिए हमको बेसिक काम पता है, ठीक ना, तो आप क्या कीजिएगा, लॉस बराबर आपका लॉस परसेंट का फॉर्मूला आपने पढ़ा है ना, लॉस बाई सी पी इंटू 100। ठीक है, तो आप बताइए लॉस परसेंट तो एक्स है, एक्स लिख दिया, लॉस हमको पता नहीं है, और सीपी की बात करें, सीपी हमारा कितना है, एक्स है ना, इंटू कितना होगा 100 होगा। तो यहाँ से आप क्या कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एक्स इंटू एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा, और बाई कितना होगा 100 बराबर कितना हो गया, लॉस हो गया। तो लॉस बराबर कितना निकला, एक्स स्क्वायर बाई 100 निकला। फिर आप क्या कीजिएगा, लॉस का फॉर्मूला होता है सी पी माइनस का एस पी, तो लॉस आपका कितना आया, एक्स स्क्वायर बाई 100 आया, सी पी आपका एक्स आ गया, और एस पी आपका कितना है, 16 है, 16 है ना। अब आप क्या कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर बराबर कितना होगा 100x माइनस का 1600 हो जाएगा। अब आप क्या कीजिएगा, फिर से देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस का 100x और प्लस का कितना होगा 1600 बराबर का 0। आप देख सकते हैं मैंने तीन तरीका बता दिया है, और तीनों तरीका में आपका इक्वेशन सेम बन रहा है। इज इट क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं ना है, समझ में आ गया। तो आप अगर फार्मूला यूज कीजिएगा तो भी आप बना सकते हैं, बिना फार्मूला का बेसिक फार्मूले से भी आपका काम चल जाएगा। तो मैंने आपको हिंट दे दिया है, अब आपको तीन मेथड में से कोई भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं, समझ में आ गया। बाकी तो सॉल्व करना है, तो चलिए एक पे पकड़ के चलता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस का 80x माइनस का 20x और प्लस का 1600 बराबर कितना हो गया 0। अब 80 20 को कर सॉल्व करने से 100 भी आएगा और 1600 भी आएगा। अब यहाँ पे आप x को कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस का 80 होगा, और माइनस 20 को कॉमन लीजिए तो फिर से x माइनस का 80 होगा, बराबर का 0 होगा। तो यहाँ पर x माइनस का 80 और यहाँ पर x माइनस का 20 बराबर का 0, तो देयरफॉर x बराबर का कितना हो गया 80 हो गया, और यहाँ पर x बराबर का 20 हो गया। अब आपका ये दोनों आंसर होगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए अभी तक इसको हम लोग देख रहे थे, चार क्वेश्चन में हमने देखा कि कोई एक आंसर आ रहा था, यहाँ पर दोनों आंसर आएगा ना, क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल को जो है 80 रुपीज़ में भी खरीदा जा सकता है और 20 रुपीज़ में भी खरीदा जा सकता है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, दोनों नेगेटिव नहीं है, या एक नेगेटिव नहीं है, दोनों को दोनों पॉजिटिव है। तो आपका आंसर एक्स बराबर 20 भी हो सकता है, एक्स बराबर 80 भी हो सकता है, यानी कि आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस जो है वो 80 रुपीज़ भी हो सकता है और आपका 20 रुपीज़ भी हो सकता है। समझ में आ गया। चलिए, तो मैंने आपको डिटेल में इसको बता दिया है, आई होप आपको समझ में अच्छे से आया होगा। तो जो भी बेसिक फॉर्मूले है वो सारा मैंने आपको बता दिया है, और एक ही क्वेश्चन को मैंने तीन तीन तरीके से बताया कि आप कैसे इसको निकाल सकते हो, अपने क्वेश्चन को आसान बना सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए।